चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द गेन रेशियो। So we are moving further with a new concept that is called revaluation of accounts. Basic information regarding revaluation accounts that I have already shared, but we are discussing in depth. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में दो अलग अलग साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, हियर यू कैन सी द स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट। हियर दिस इज द डेबिट एंड हियर क्रेडिट। अब हमें क्या रखना है यार, एक सिंपल वर्ड। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। ऑपोजिट, डिक्रीज इन एसेट, डेबिट। सिंपल सा है। अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट साइड। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। थर्ड रूल, all expenses and losses are debited and all incomes and gains are credited. That's it. इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं। रूल नंबर 1, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, क्रेडिट करो। एसेट की वैल्यू डिक्रीज, डेबिट करो। रूल नंबर 2, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज, डेबिट करो। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज, क्रेडिट करो। Rule number 3, all expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit. Now, हमें at the end of the sum हमें करना होता है टोटल। इस टोटल में आपको ये देखना है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमें मिलने वाला है प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमें मिलने वाला है प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारा होने वाला है लॉस। तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमें पहले से नहीं बता सकता, और दोनों चीज एक साथ में नहीं हो सकती। या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड का होगा। कोई बोले सर अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो तो, अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल है, नो प्रॉफिट नो लॉस, वी स्टैंड्स ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो हम लिखने वाले हैं इसके ऊपर से हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या होगा, जर्नल एंट्री के अंदर जो हम अकाउंट्स बनाएंगे उसके ऊपर से ही जर्नल एंट्री करेंगे। पहले अकाउंट्स फिर एंट्री। ओके, सो हम इसके रिगार्डिंग एक सम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, वेट मैं देख लेता हूँ कौन सा सम आपके लिए बेहतर रहेगा। वेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट होता है 7 से, एंड 7 के अंदर सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं, जर्नल एंट्री भी आ गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी आ गए। यस, तो इलस्ट्रेशन 7 ही परफेक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा, यही सम करना है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपको बनाना है। अगर वो नहीं लिखते तो हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो लास्ट में या तो ऊपर कहीं पर भी लिख सकते हैं, from the above information write journal entry in the books of partnership firm for revaluation and prepare revaluation accounts। बनाए, बोला है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने के लिए, तो हमें इसके ऊपर से बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में मैंने आपको फॉर्मेट पता है, डेबिट क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। यस, 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसका सेकेंड नाम
आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये तो सबने सिखाया नहीं, ये तो पहली बार सुना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स को ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बोलते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई भी नाम आ जाए तो हम उसको रिवैल्यूएशन के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। अब देखो, ये रही सारी एसेट्स। आपको एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, वैसे पता होना चाहिए, बट ये लोग इतने अच्छे हैं कि बैलेंस शीट हमें पूरी बना के एसेट्स की वैल्यू एंड लायबिलिटीज की वैल्यू भी हमें दे दी है। तो प्लीज आप ये बताना, माइक म्यूट कर दो। यस, एसेट की वैल्यू एंड लायबिलिटीज की वैल्यू हमें दी गई है। अब हमें सिंपली चेक करना है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज, रूल नंबर 1, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सेकंड थिंग, if liability increase, revaluation account debit, liability decrease, revaluation account credit. Third thing, all expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit. That's it. Okay, तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं सम। नंबर 1, आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख। आपको ऊपर लैंड की वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू ऑफ लैंड इज गिवन, दैट इज 5 लाख। 5 लाख हमें लैंड की वैल्यू दी गई है। अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 7 लाख हो गई। ये है एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई बाय 2 लाख रुपीज, हेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 2 लाख रुपीज। आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर टिक करता रहता हूँ, आपको पता चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट एडजस्टमेंट खत्म। देन आफ्टर सेकंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें बोला गया है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हुई, वैल्यू इंक्रीज हुई। बिल्डिंग चेक कर लो, एसेट साइड है। यस, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमें करना है क्रेडिट। फर्स्ट लैंड भी क्रेडिट, सेकेंड बिल्डिंग भी क्रेडिट। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ, 1 लाख। तो हम क्रेडिट साइड सिर्फ 1 लाख रुपीज ही यहाँ पर लिखने वाले हैं। दिख रहा है, बिल्डिंग 1 लाख, लैंड में 2 लाख का इंक्रीज हुआ तो 2 लाख क्रेडिट, बिल्डिंग में 1 लाख का इंक्रीज हुआ 1 लाख क्रेडिट। ओके, देन आफ्टर थर्ड एडजस्टमेंट, market value of machine is 2,50,000 which is to be recorded in the books. Market value of machine, मशीन की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1 लाख। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन आपको दिया गया है 2,50,000। ध्यान से समझो, जब उसकी पुरानी वैल्यू 4 लाख थी, नई वैल्यू 2,50,000 हो गई। इसका मतलब कि मशीन की वैल्यू कम हुई है। तो मशीन की वैल्यू कम तो हुई, कितने रुपए से, दोनों का डिफरेंस 1,50,000। मशीन एसेट है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमें इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड करना है। डिफरेंस आया था 1,50,000, लिख दिया। तीन एडजस्टमेंट खत्म। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20% ऑन डेटर्स। हमें ऊपर चेक करना है, डेटर्स हमें दिया गया है 1 लाख। अब उसके ऊपर डाउटफुल डेट्स कितना है, 20%। अब डाउटफुल डेट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। डेटर मतलब हमने जिन लोगों को क्रेडिट सेल किया, अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पैसे वापस लौटा नहीं सके, पैसे वापस हमें नहीं दे पाए। तो अगर हमें पैसे वापस नहीं दे पाते तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट बोलते हैं जिसको डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स हमारे लिए वन टाइप ऑफ एक एक्सपेंस या तो एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ लॉस ऐसा हो जाता है कि हमें कितने रुपए लेने थे पब्लिक से, कस्टमर से 1 लाख। उसमें से कितना रुपया डाउटफुल हो गया, 20%। तो 1 लाख का 20% मीन्स 20,000 बिकम्स डाउटफुल। तो जो डाउटफुल हो गया है उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड करेंगे। आप देख सकते हो है 20,000, 1 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज 20,000। क्यों डेबिट साइड लिखा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस बोल सकते हो या लॉस भी बोल सकते हो। सामने वाला इंसान हमें पैसे दे नहीं रहा है
ऐसा मुझे डाउट है, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल डेट्स, और उसको हम बैड डेट्स रिजर्व भी बोल सकते हो। ये 11 स्टैंडर्ड में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, creditors amounting rupees 10,000 are not required to be paid। हम 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स को अब पे नहीं करने वाले। क्रेडिटर्स मतलब हमने जिनसे माल सामान उधारी पे लिया था, वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। मतलब हमें उनको देना था। अब आप देखो ऊपर क्रेडिटर्स है 2 लाख, अब हमें 2 लाख में से कितना पे नहीं करना है, 10,000। तो अब हम उसको 2 लाख पेमेंट नहीं करने वाले, हम उसको पेमेंट करने वाले हैं 1,90,000। क्यों 190? क्योंकि 10,000 अब हमें पे करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि हमारा 10,000 लायबिलिटी हमारा 10,000 लायबिलिटी कम हो गया, और जो लायबिलिटी हमारा कम हो गया तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्रेडिट साइड करेंगे 10,000। सिंपल, दैट्स इट। देन आफ्टर नंबर 6, इनकम रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब सिंपल, ये हमारे लिए इनकम है। इनकम क्रेडिट साइड आती है, मैंने रूल नंबर 3 बताया था। इनकम हमारी क्रेडिट साइड आती है। क्रेडिट साइड हम लिखने वाले हैं इनकम 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड आता है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, एक्सपेंस की एंट्री करेंगे 3,000। इनकम हमारी क्रेडिट साइड, इनकम 5,000 हमारा क्रेडिट साइड, एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड। क्लियर? दैट्स इट। वंस अगेन पूरा सा सम एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख। लैंड की वैल्यू आपको ऊपर दिया गया है 5 लाख, 5 लाख बिकम 7 लाख, 2 lakh increase, assets increase, credited to revaluation account, this is the first adjustment. Second, value of building increased by 1 lakh, increased by 1 lakh, land building value increased by 1 lakh, asset increase, revaluation account, credit. Third, market value of machine is 2 lakh 50,000, value of machine is 2 lakh, it becomes 2 lakh 50,000 means decrease in asset. Hence, machine account debited to revaluation account and difference is 1,50,000. 4 lakh minus 250. Next, provision for doubtful debts. Doubtful debts क्या होता है अभी समझे। जो इंसान हमें पैसे नहीं देने वाला, ऐसा हमें डाउट है, तो ये हमारे लिए वन टाइप ऑफ लॉस। तो 20% ऑन डेटर्स गिना है, तो डेटर है 1 लाख multiplied by 20%, revaluation account debit by 20,000. Fifth point, creditors amounting 10,000 are not required to be paid. Creditors में से हमें 10,000 पे नहीं करना है, तो लायबिलिटी जो है हमारी कम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। 6 पॉइंट, इनकम रिसीवेबल, हमें इनकम मिलने वाली है, इनकम आती है क्रेडिट साइड, और सेम वे एक्सपेंस आता है डेबिट साइड। तो ये सारी हमने एंट्री कर ली, और इसके ऊपर से हमने ये अकाउंट्स बना लिया। अब चेक करना है कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। जैसे आप डेबिट साइड चेक करो, 150, 20 एंड 3, इन तीनों का टोटल होगा 1,73,000। यहाँ पर आपको देख रहा है सामने 2 लाख, एक भारी अमाउंट है। मीन्स आपको क्लियरली देख रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यही टोटल हम डेबिट साइड पुटअप करेंगे, और ये अमाउंट में से हम ये सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे, देन डिफरेंस बिकम प्रॉफिट। If credit side total is more, then difference become profit. तो इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है 1,40,000, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के नाम आपको ऊपर यहाँ दिए हुए, भावना, भरत एंड उमेश। तो भावना, भरत एंड उमेश का नाम लिखेंगे, और उनका प्रपोर्शन 2:1:1। इस प्रपोर्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भावना, भरत एंड उमेश को 2:1:1। 1,42,000 distributed between 2, 1, 1, 71, 35, 500, 35, 500. This is called revaluation account। सबसे सिंपल, अच्छे से याद रखना। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, दोनों चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम लिखने वाले जर्नल एंट्री।
आप देख सकते हो कि इन लोगों ने कितनी सारी जर्नल एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक एक एंट्री की। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा काम है कि बोर्ड की एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। तो एग्जाम में हम टाइम कैसे बचाएंगे? टोटल 3 एंट्री होगी। देयर आर ओनली 3 एंट्रीज फ्रॉम दिस अकाउंट। नंबर 1 क्रेडिट साइड के लिए एक एंट्री, नंबर 2 डेबिट साइड के लिए सेकेंड एंट्री, नंबर 3 प्रॉफिट के लिए थर्ड एंट्री। सिंपल। अब क्या करेंगे? क्रेडिट साइड के लिए एक एंट्री, जो भी है सबको डेबिट कर दो। यहाँ लिखा है क्रेडिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट और ये सब कुछ डेबिट। यानी कि लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000। ये सबको डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और इन सब का टोटल क्रेडिट हो जाएगा। वंस अगेन लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, creditors account debit 10,000, income receivable account debit 5,000, to revaluation account, total of this is 3,15,000. First entry complete. Second entry, इन सबको क्रेडिट कर देंगे, revaluation account debit. Second entry, revaluation account debit to machinery account 1,50,000, to bad debts reserve account 20,000, to outstanding expense 30,000. That's it. इन सबको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया। दो एंट्री क्लियर। थर्ड एंट्री प्रॉफिट के लिए, कौन सा अकाउंट का प्रॉफिट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है। कौन सी साइड है? डेबिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू भावनास कैपिटल, टू भरत कैपिटल, टू भूमेश कैपिटल। ये अमाउंट लिख दो, सम हो गया। वैसे ये जो सम है वो इस चैप्टर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 एडमिशन एंड रिटायरमेंट के अंदर हमें इस सम की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये सम करवाया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। सिर्फ आगे वाले क्लास में मैंने आपको सिखाया था सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो, वो भी आने वाला है। इसमें और कुछ नहीं आने वाला है। और फिर भी इस चैप्टर एज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको सब रिवाइज करवा दिया। कब काम आएगा? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्या किया? सारे एडजस्टमेंट के ऊपर से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक एक एंट्री कर ली। वो एंट्री खत्म करने के बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया। और ये प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के बाद हमने इसके ऊपर से बना दी जर्नल एंट्री। इन्होंने देखो टोटल कितनी एंट्री हुई? 8। हमने ये काम सिर्फ 3 एंट्री में खत्म कर दिया। नंबर 1 क्रेडिट साइड 1 एंट्री, नंबर 2 डेबिट साइड सेकेंड एंट्री, नंबर 3 प्रॉफिट थर्ड एंट्री। दैट्स इट। तो ये है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। अब इसके ऊपर से ये कुछ सम्स दिए हैं, ये सम आपको अपने आप ट्राई करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। जैसे कि अब यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट में आपको एक बार बता देता हूँ, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी इलस्ट्रेशन 8 की। मैं अब अकाउंट्स में नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको ही बताऊंगा क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा। दैट्स इट। लैंड एंड वैल्यू, लैंड वैल्यू इंक्रीज अप टू 350। लैंड वैल्यू हमें दिया है 3 लाख, वो वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 3,50,000। 50,000 एसेट इंक्रीज, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। सेकेंड, बिल्डिंग इंक्रीज बाय 70,000। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। थर्ड, यानी सेकेंड एडजस्टमेंट, मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू 1,50,000। मशीनरी हमें दिया गया है 2 लाख, उसकी वैल्यू हो गई 1,50,000। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, हम लिखेंगे डेबिट साइड। थर्ड, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज 20%। इन्वेस्टमेंट हमें दिया है, उसकी 20% मतलब 1,20,000 का 20%, यानी कि 24,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, हम लिखेंगे डेबिट साइड। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% bad debts reserve and 5% discount reserve on debtors। bad debts reserve
आगे वाले सब में अपनी आया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे लिए लॉस होता है, हम लिखेंगे डेबिट साइड, लेकिन इसकी अमाउंट ध्यान से समझो। बैड डेट्स रिजर्व डेटर्स के ऊपर काउंट होता है, 80,000 के ऊपर 10% हम काउंट करेंगे तो हम 8,000 लिखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। वंस अगेन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% 8,000 और हम लिखेंगे डेबिट साइड बिकॉज ये हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस, तो लॉस आता है डेबिट साइड। अब 80,000 में से ये 10% यानी कि 8,000 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 72,000। अब ये 72,000 का हम 5% करेंगे, आंसर आएगा 3600 और ये भी हमारे लिए लॉस है, तो इसको भी हम डेबिट साइड लिखने वाले हैं। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अकाउंट्स के अंदर बैड डेट्स रिजर्व 8,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व 3600, ये दोनों हमारे लिए लॉस है, तो हमने दोनों एंट्री डेबिट साइड लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट 50% stock value decreased by 10%. 50% stock value decreased by 10%. तो अब देखना पड़ेगा स्टॉक ऊपर कहाँ है, ये रहा स्टॉक लिखा है, इसकी वैल्यू है 15,000, उसके ऊपर 50% मतलब उसका हाफ कर दो यानी कि 7,500, 15,000 का हाफ होगा 7,500। अब उसकी वैल्यू भी 10% हो जाएगी कम, 7,500 का 10% अगर आप करते हो तो आंसर आएगा 750। तो 750 जो हुआ डिक्रीज हुआ, एसेट कम हुई, एसेट कम हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अब डेबिट साइड लिखेंगे 750 क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, सिंपल। वंस अगेन 50% ऑफ स्टॉक, 15,000 का 50% मतलब 7,500 और उसका भी 10% मतलब 750। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस पे करने का बाकी है, पेबल है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड। एंड लास्ट थिंग प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, तो हमने जो एडवांस में पेमेंट किया है उसको हम बोलते हैं एसेट मतलब इनकम, वन टाइप ऑफ इनकम, तो आप लिखोगे ये क्रेडिट साइड। इसको एग्जैक्टली आप इनकम नहीं बोल सकते, बट ऐसा बोल सकते हो कि जो एक्सपेंस आपको बाद में करना था वो आपने अभी पे कर दिया, तो ये आपका एक एसेट जैसा बन जाता है और एसेट इंक्रीज होगा तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है, देन आफ्टर बस सम खत्म, हमें करना है रिवैल्यूएशन को क्लोज और जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट। यस, यहाँ पर इनकी लिखने में मिस्टेक है, देखो दोनों तरफ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया, तो यहाँ पर वर्ड होना चाहिए प्रीपेड, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है प्रीपेड रेंट, तो यहाँ पर भी वर्ड होना चाहिए प्रीपेड रेंट। यहाँ पर मिस्टेक है, आप आउटस्टैंडिंग नहीं लिखोगे, प्रीपेड वाले प्रीपेड रेंट लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस आएगा डेबिट साइड जिसको हम नाम देंगे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा रेशियो है, 3:1, हरीश ध्रुवित एंड मनोज, तो हरीश ध्रुवित एंड मनोज में 3:2:1 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, बहुत सारे चैप्टर्स में आप सीख चुके हो, चैप्टर नंबर 1, 2 सब में आया है, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके एक्सरसाइज के सम्स आपको दिए हैं। वंस अगेन बोल दूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपका एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप लोग बस वो एग्जाम्पल्स के ऊपर से ये सब करने हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहते हो तो सम नंबर एक्सरसाइज 4 से सम नंबर 9 तक कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खत्म। और जो बात है सम नंबर 10 की, ये एक सम आप अपने आप प्रैक्टिस कर लो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होता है और कैसे बनता है
वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैसे कुछ था नहीं, और ये चैप्टर सिर्फ 3 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स का एक सेक्रीफाइस और गेन रेशियो का एक सम होगा, और 1 मार्क्स में एक एमसीक्यू या 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा। दैट्स इट, 3 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत मत करना, बस सेक्रीफाइस और गेन रेशियो आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बस कुछ है नहीं, और आज का सेशन हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इज ओवर। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं।